डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मुगल स्थापत्य पढ़ रहे हैं और इस क्रम में ये चौथा क्लास है। और अपने तीसरे क्लास में हमने शुरुआत किया था कि मुगल स्थापत्य में अकबरकालीन स्थापत्य में कल के क्लास में हम लोगों ने जिन चीज़ों का अध्ययन किया था वो अकबर के द्वारा आगरे में किले का निर्माण और इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी, जैसे लाहौर में किले का निर्माण कराया गया, अजमेर में किले का निर्माण करवाया गया, कटक में किले का निर्माण करवाया गया। यानी अकबर के द्वारा जो किलों का निर्माण करवाया गया उन किलों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब अकबर के काल में दूसरा निर्माण कार्य जो था वो मुख्य रूप से फतेहपुर सीकरी में था। फतेहपुर सीकरी में इतना अधिक निर्माण कार्य हुए हैं कि पर्सी ब्राउन ने कहा है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पत्थरों से रोमांस किया, पत्थरों से मोहब्बत की। और देखने से लगता भी है कि वास्तव में फतेहपुर सीकरी के निर्माण में अकबर एक पागलपन और संकीपन का एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। उतना अच्छा स्थापत्य किसी भी शासक ने नहीं बनाया। शाहजहां का नाम लिया जाता है, शाहजहां का नाम मुख्य रूप से ताजमहल के परिवेश में उसका नाम अमर हो जाता है, लेकिन अगर स्थापत्य के दृष्टिकोण से देखें हम तो शाहजहां से भी ज़्यादा अनुकरणीय काम अकबर के द्वारा किया गया है, क्योंकि अकबर ने एक समन्वय और संतुलन की नीति स्थापत्य में भी अपनाई। समन्वय और संतुलन का मतलब क्या है कि उसका स्थापत्य सिर्फ अपने वैभव या अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने का प्रयत्न नहीं था, बल्कि अकबर का स्थापत्य भारत में रह रहे विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच आपसी समन्वय बनाने का भी प्रयत्न था। तो आप देखेंगे फतेहपुर सीकरी में कि उसने हिंदू प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया, बौद्ध प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया और जो इस्लामी प्रतीक थे उसका भी इस्तेमाल किया, और इस ढंग से सभी का एक समन्वय करके संदेश देने की कोशिश की है कि मुगल शासन जो है वो किसी एक का शासन नहीं है, बल्कि इसमें सभी लोग सभी स्तर पे शामिल हैं। तो आज के क्लास में हमारा प्रयास ये होगा कि जो बाकी बचे हुए खंड हैं अकबर के स्थापत्य के, उसको हम लोग देखें। उसमें से फतेहपुर सीकरी को पढ़ने से पहले उसके द्वारा एक और स्थापत्य बना था आगरे के किले में, जिसको हम लोग जहांगीरी महल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले उसको देखते हैं। जहाँ तक जहांगीरी महल का प्रश्न है तो ये आगरा के किला में अकबर द्वारा निर्मित बचा हुआ एकमात्र भवन। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र सलीम के लिए करवाया। इसका आकार जो है 249 गुने 260 फीट। इसमें देखने वाली बात है कि ये लंबाई है इसकी और ये चौड़ाई। ये लंबाई की तुलना में चौड़ाई ज्यादा है। ये लाल बलुए पत्थर से बनाया गया है। साथ ही अल्प मात्रा में
संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। चारों कोनों पर छतरियों का निर्माण किया गया है। इसमें 17 फुट का आयताकार आंगन है। इसमें कड़ियों और तोड़ों का प्रयोग किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नोकदार मेहराब का इस्तेमाल हुआ है। और प्याले के समान हौज बनाया गया। ये संपूर्ण आकृति जो है उस पर हिंदू प्रभाव, हिंदू स्थापत्य का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, इसमें दो राय नहीं। और कल ही की क्लास में हम लोगों ने देखा कि अकबर ने लगभग 400 भवनों का निर्माण करवाया, लेकिन शाहजहां ने सभी भवनों को तोड़ दिया और उसके जगह पर सफेद संगमरमर के भवन बनवाए। लेकिन एक भवन को नहीं तोड़ा था और वो भवन था जहांगीरी। तो आगरे के किला में अकबर द्वारा निर्मित भवनों में बचा हुआ एकमात्र भवन कोई है तो वो कौन है? जहांगीरी महल। और इसके नहीं तोड़ने के पीछे कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि इसके पिता का महल था ये। दूसरा कारण तो ये था कि इसके दादा का बनाया हुआ वो महल था जो अपने बेटे के लिए बहुत प्यार से बनवाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे भवनों में जो अकबर ने बनवाया था आगरे किले में, उसमें सबसे आकर्षक यही एक भव्यता लिए हुए। भव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि इसका आकार ही काफी बड़ा है। 249 फीट ये लंबा है और 260 फीट ये चौड़ा है। इसकी ऊंचाई भी काफी है, इतनी ऊंचाई है कि उसमें हाथी प्रवेश कर जाएगा। यानी अगर सलीम को हाथी के साथ अपने महल में जाने की आवश्यकता होती थी तो वो भी उस महल में वो हाथी के पर चढ़ करके वो जा सकता था, इतना भव्य था। और ये है तो लाल बलुए पत्थर का बना हुआ, लेकिन जगह जगह अल्प मात्रा में संगमरमर का जो प्रयोग हुआ है उसके कारण से ये बिल्डिंग काफी आकर्षक हो गया। साथ ही साथ चारों कोनों पर आमतौर पे जो मुगल स्थापत्य होते थे उसमें मीनारें बनती थी या गुंबद बनता था, लेकिन यहाँ पर जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया है कि ये नियम अकबर ने सिर्फ मकबरों और मस्जिदों में लागू किया था। सामान भवन थे उसमें मीनार और गुंबद के स्थान पे उसने छतरियों का प्रयोग किया, जो राजस्थानी आर्किटेक्ट था, राजपूताना आर्किटेक्ट था, और उसको एक समन्वय की नीति के तहत सामान भवनों में वो छतरियों का इस्तेमाल करते हुए दिख पड़ता है। 17 फीट का आयताकार आंगन है और इस आंगन में सबसे बड़ी बात है कि प्याले के सामान का एक हौज है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था। इस हौज को रंग बिरंगे टाइलों से सजाया गया। तो वो एक
पूरे भवन में मोती के समान बाहर से दिखाई पड़ता है और काफी आकर्षक लगता है। उसके बाद इसमें कड़ियों और तोड़ों का प्रयोग किया गया। पढ़ चुके हैं कि कड़ी और तोड़ा क्या है, तो हिंदू आर्किटेक्ट। और प्रवेश द्वार मेहराबदार हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उस मेहराब द्वार में नोकदार मेहराब का प्रयोग किया गया। तो ये भी एक प्रकार का हिंदू आर्किटेक्ट का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि आप देखिएगा दिल्ली सल्तनत में जो आरंभिक मेहराब बने थे, तो चूंकि वहाँ के कारीगर पूर्ण रूप से हिंदू थे और हिंदू कारीगर शुरू में मेहराब बनाने में उतने सफल नहीं हुए, तो उस समय का जो मेहराब बना था वो नोकदार मेहराब बना था। तो इसलिए नोकदार मेहराब अगर है तो एक तरह से हिंदू आर्किटेक्ट की श्रेणी में वो चलाता है। तो इन सभी कारणों से कहा जा सकता है कि जहांगीरी महल जो था वो पूर्ण रूप से हिंदू आर्किटेक्ट पर बना हुआ महल था। ठीक है। अब दूसरा जो आगे है वो है फतेहपुर सीकरी। जहां तक फतेहपुर सीकरी का प्रश्न है, तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है विजय की नगरी। फतेहपुर सीकरी का अर्थ क्या होता है? विजय की नगरी। और इसकी स्थिति जो है वो राजस्थान की सीमा पर है तो ये यूपी में, लेकिन वहीं से राजस्थान की सीमा आरंभ होती है। और जहां पर राजस्थान की सीमा आरंभ होती है तो 1.5 मील एक पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी पर ये किला स्थित है। निर्माण के 2 कारण बताए जा सकते हैं। एक अबुल फजल आरिफ कंधारी मोंसेरात और दूसरा विचार रिचर्डसन का है। ये कहते हैं कि सूफी संत के सम्मान में और रिचर्डसन का कहना है कि सामरिक दृष्टिकोण से निर्माण जो करवाया गया था वो 1571 में शुरू करवाया गया था और 74 में बनकर के तैयार हो गया। तो फतेहपुर सीकरी क्या है एक्चुअली? तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने राजधानी के रूप में डेवलप किया था, और जिस जगह पे डेवलप किया था वो यूपी और राजस्थान का जो बॉर्डर है, यूपी का जो आगरा का जिला है, तो आगरा का जिला जो राजस्थान से लगता है, तो जहां पर इसका मुख्य द्वार है उसके 1-2 कदम आगे बढ़िएगा तो राजस्थान शुरू हो जाएगा। और किला ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन। तो ये एक एक्चुअली में पहाड़ी है जो 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आप किले के अंदर से 1.5 किलोमीटर पहाड़ी क्रॉस करके अगर जाइएगा तो आप राजस्थान में पहुंच जाइएगा।
रोड बना हुआ है पगडंडी के तरह, तो आप राजस्थान में चले, मेन रोड जो है फौरन राजस्थान में शुरू हो जाता है। तो ये सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था शुरू से ही, आरंभ से उस पहाड़ी के वजह से। लेकिन उस पहाड़ी पे एक सूफी संत रहा करते थे, शेख सलीम चिश्ती, और इसकी विशेषता ये थी कि ये शुरू से जो है जलाभाव का क्षेत्र रहा, जल यहाँ नहीं रहा। उस पहाड़ी के नीचे एक तालाब हुआ करता था, उसी में जल जो है वो रहता था, और स्थानीय लोग उसी जल का प्रयोग करते थे। इस वजह से वहाँ पर थोड़ी बहुत आबादी थी या खेती वगैरह होती थी। आज जाइएगा तो पूरा का पूरा वो नहरी क्षेत्र है, नहर से सिंचाई होती है, कोई वहाँ पर ट्यूबवेल इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि भूमिगत जल नहीं है। इसके पीछे भी एक इतिहास है। तो उसी पहाड़ी पर 1571 ईस्वी में अकबर ने जो है वो किले का निर्माण करवाया और उसको अपनी राजधानी बनाया। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पर जो सूफी रहते थे तो वो तो डेथ कर गए थे बाद में, तो उनको जो है वो भीड़ भाड़ का इलाका अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा कहा जाता है सूफी साहित्य में कि सूफी ने पानी को सुखा दिया, इसलिए बहुत दिनों तक अकबर उसको अपने राजधानी के रूप में प्रयोग नहीं कर पाया। फिर वो फतेहपुर सीकरी को छोड़ देता है। तो इससे एक तथ्य बनता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में क्यों चुना। तो इसमें जो उसके दरबारी इतिहासकार हैं, जैसे अबुल फजल, आरिफ कंधारी, मोंसेरात विदेश से आया था, उसके दरबार में रहा था, ये लोग कहते हैं कि जो शेख सलीम चिश्ती वहां रहते थे तो अकबर को 10 वर्षों तक कोई औलाद नहीं हुआ। अकबर को जो बच्चा होना शुरू हुआ वो 10 वर्षों के बाद, और 10 वर्षों तक बच्चे की चाह में अकबर हमेशा हर वर्ष अजमेर जाया करता था। वहाँ शेख मोहद्दीन चिश्ती का दरगाह है और वहाँ मन्नत मांगने के लिए जाता था कि हमको जो है औलाद दिया जाए। तो कहा यह जाता है सूफी साहित्य में कि 10वें वर्ष उसको सपने में दिखाया गया कि हम औलाद नहीं देंगे, बल्कि एक स्थान है फतेहपुर सीकरी, वहाँ रहते हैं एक शेख सलीम चिश्ती, वो जीवित हैं, वो तुमको औलाद देंगे। तो अकबर नंगे पैर और पैदल जो है वो शेख सलीम चिश्ती के आस्थाने में पहुंचा और वहाँ उसने औलाद मांगी। शेख नहीं दे रहे थे, तो उनकी एक छोटी जैसी बच्ची थी जो 6 महीने की थी। ये सूफी साहित्य में लिखा हुआ, क्या सही क्या गलत है इससे हम लोग को कोई बहस नहीं है, लेकिन जो साहित्य है उसके अनुरूप आपको बताया जा रहा है। तो बच्ची जो है वो बोल दी 6 महीने में, आमतौर पर बच्चा नहीं बोलता है, लेकिन बच्ची बोल दी कि बाबा दे दो इसको। तो वो 3 बार बोली थी बाबा दे दो, बाबा दे दो। तो उसी हिसाब से सूफी साहित्य में ये कहा गया है कि सलीम, मुराद और दानियाल 3 बच्चे जो है पैदा हुए, और ये तीनों बच्चे वहीं फतेहपुर सीकरी में ही बाहर में एक मोहल्ला है जिसमें एक बिल्डिंग बनी हुई है, जहाँ हरखा बाई जब भी परसों होता था तो वहीं आकर के जो है वो बच्चों को जन्म देती थी। और उसके बाद जो उनकी बच्ची थी वो मर गई फौरन, और उसका भी कब्र जो है वहीं है। उसके साथ एक तोता था, तो तोता भी बाद में मर गया जब वो बच्ची मर गई। तो तोता का भी कब्र आपको वहीं देखने को मिलेगा उसी कैंपस। तो ये तो अबुल फजल का, मोंसेरात का, आरिफ कंधारी का ये विचारधारा जो मैंने आपको सुनाया। इसलिए इन लोगों का कहना है कि सूफी के सम्मानार्थ उसने राजधानी के रूप में चुना, कि सूफी ने हमें जो है औलाद दिया है, इसी वजह से अपनी राजधानी यहाँ बनाएंगे, इतना सम्मान अकबर करता है। लेकिन उसके बाद हाल फिलहाल में रिचर्डसन, एक ब्रिटिश इतिहासकार है, उन्होंने रिसर्च किया नया और ये साबित किया कि नहीं, ये गलत है, बल्कि वो इलाका सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्या कि उस किले पर आपको चढ़ेंगे तो खनवा का मैदान आपको दिखाई देगा। वो किला है यूपी में, लेकिन वहीं से कुछ दूरी पर जो है खनवा का मैदान है जो राजस्थान में। तो असल बाबर का पैर जो भारत में जमा था वो पानीपत के युद्ध से नहीं जमा था, खनवा के युद्ध से जमा, क्योंकि पानीपत के युद्ध में उसने एक भारतीय शक्ति को पराजित किया था और वो शक्ति था इब्राहिम लोदी।
लेकिन खनवा के युद्ध में सिर्फ राणा सांगा पराजित नहीं हुआ, राणा सांगा का साथ वसीम चंदेरी दे रहा था, हसन दे रहा था। इसके अलावा और राजपूत की जितनी रियासतें थी सभी का सभी राणा सांगा के साथ। तो सम्मिलित शक्ति की वहां पराजय हुई और बड़ी भाग्य से मार्शल का कहना है कि अकबर राणा सांगा की हार एक दुर्भाग्य है और अकबर की जीत जो है वो एक दैवीय संयोग है, वरना जीत नहीं पा रहा था वो। राणा सांगा के आंख में तीर लग गई जिसकी वजह से भगदड़ मच गया और बाबर जो है वो खनवा का मैदान जीतने में सफल था। तो मुगलों को ये डर हमेशा रहता था कि यहाँ से आक्रमण हो सकता है। अगर राजपूत हमारे साथ हैं तब तो ठीक है, और उस समय राजपूत के सभी रियासतें साथ नहीं हुए थे, कुछ ही रियासत साथ हुई। तो रिचर्डसन का कहना है कि अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसको ये भय था कि हमारा हेडक्वार्टर आगरा है, तो आगरा सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। तो आगरा की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि जो राजपूताना का सीमा है वहां पर एक मजबूत किला हो, ताकि राजपूत अगर बाद में आक्रमण करें तो हम आगरे को उस आक्रमण से बचा सकें। ये वर्तमान समय में रिचर्डसन ने पूरी तरीके से प्रमाणित किया। खैर जो हो, ये तो फतेहपुर सीकरी की बात है, लेकिन फतेहपुर सीकरी सिर्फ एक स्थापत्य नहीं बल्कि फतेहपुर सीकरी स्थापतों का समुच्चय। फतेहपुर सीकरी एक भवन नहीं बल्कि भवनों का समूह। अगर फतेहपुर सीकरी नाम लेते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि 1.5 किलोमीटर का घेरा हुआ एक पहाड़ी। अब उस पहाड़ी के अंदर बहुत सारे भवन बने हुए हैं और ये 1.5 किलोमीटर का घेरा हुआ जो पहाड़ी है, तो फिर उसके अंदर भी बाउंड्री है, उसके अंदर भी बाउंड्री है। हम चाहेंगे कि उस दृश्य को हम, चूंकि हम वहां गए देखे हैं, तो उसको साक्षात हम एक डायग्राम बना के आपको दिखाएं ताकि आप समझे कि फतेहपुर सीकरी कैसा है। ठीक है, फिर मिटा देंगे आपको, घबराइए नहीं। तो आप मान लीजिए कि ये जो है वो हाईवे क्या है, कौन, तो आगरा राजस्थान है ना। अब देखिए यहां पर से जो है शुरू होता है, ये इस ढंग से आपको 1.5 किलोमीटर में ये पहाड़ी है, जिस ढंग से आपको दिखा रहे हैं उसी ढंग से, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है वो प्रवेश द्वार है। ठीक है, यहां पर प्रवेश द्वार, और इसको अगर या प्रवेश द्वार मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक ये दोनों ओर सैनिकों का जो है वो रहने का कमरा है। ठीक है, इस साइड में बड़ा बड़ा जो बोलते थे कारखाना होता था, ये सब कारखाना है जहां मुगलों के लिए जो है वो सामान बनते थे। ठीक है, और ये जो है क्या है, सैनिकों के रहने, माने ये वो सैनिक थे जो गार्ड के रूप में थे, हमेशा के लिए नहीं, माने इसमें तैनात रहते थे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। ठीक है ना साहब। अब देखिए कि यहां से ये रोड आया, फिर ये रोड जो है इस ढंग से मुड़ कर करके यहाँ राजस्थान में चला जाता है। थोड़ा सा कर्व है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ ये तो एक बाउंड्री हो गया जो दिखा रहे हैं, ज्यादा तो बाउंड्री बनी हुई है मुगलों की, ये 1.5 किलोमीटर में बाउंड्री बनी हुई है उसका। अब इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर एक प्रवेश द्वार आपका यहाँ पर है।
ठीक है। यहां पर जो प्रवेश द्वार है तो इस ढंग का है। ये जो इलाका आप देख रही है ना, ये इसमें दीवाने आम है। क्या चीज है? दीवाने आम। और इसमें चारों तरफ ये जो बना हुआ है ये छज्जा निकला हुआ है और कुर्सी है, ऊंचा उठा हुआ कुर्सी बना हुआ है। तो यहां पर जो है वो अकबर का सिंहासन रहता था, इधर जो है वजीर बैठता था और दूसरी तरफ जो है वो उसके कारखाने का अधीक्षक कौन होता था? कारखाने का अधीक्षक पढ़ा है ना, दीवाने बार याद नहीं पड़ रहा, जो कारखाने का अधीक्षक होता वो मीरबख्शी नहीं बैठता था। और ये चारों तरफ बैठते थे कौन? तो मनसबदार, जिसको वो बुलाता था। और उस मंत्री सब इस साइड में बैठता था, मनसबदार सब इस साइड में। ये सामने वाला जगह जो है पूरा खाली रहता था और बहुत बड़ा स्पेसी जगह है। इसी में हाथी का लड़ाई होता था, घोड़े का लड़ाई होता था। इस साइड में जो है वो आम जनता बैठती थी, फरियादी होता था, वहीं से फरियाद करता था। और ये तो मेन दरवाजा हुआ जिस तरफ से लोग आते थे। यहाँ पर जो है एक दरवाजा खुला हुआ कोने में, ये छोटा दरवाजा है जिससे अकबर जो है वो आता था। अब इसके बाद देखिए कि एक जो है ये एक बाउंड्री हो गई। ये क्या हो गई? बाउंड्री हो गई। एक ये बाउंड्री हो गई और एक ये बाउंड्री, 3 बाउंड्री आप देख रहे हैं। तो यहीं पर सब चीज बना हुआ है। यहाँ पर दीवाने खास है, यहाँ पर जो है वो पंचमहल है, यहाँ ये खास महल है जहाँ वो अकबर रहता था। यहाँ पर दीवाने खास है, यहाँ पर ज्योतिषी की बैठक है, यहाँ पर मरियम उजवानी का ये है, यहाँ पर पूरा का पूरा सबसे बड़ा इलाका जो है जोधाबाई का, हरकाबाई का है। उसका सारे भवनों में बताएंगे सबसे बड़ा है। अब यहाँ आइए तो यहाँ पर ये जो इलाका है ये जामा मस्जिद है। क्या? जामा मस्जिद। और यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है जिसके वजह से ये बिल्डिंग बनी। और यहाँ पर इस्लाम खां का मकबरा है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं यहीं पर बुलंद दरवाजा है और ये सेक्शन काफी ऊंचा है, 174 फीट ऊंचा है। यहां से अगर इसको देखिएगा तो ये नीचा दिखाई पड़ेगा। यानी शेख सलीम के सम्मान में जो है वो ये बनाया था। अब ये इलाका कौन है? तो यहीं पर हरखा भाई का परसों घर है और ये चमैनों की गांव है। आज देखा नहीं यहाँ चमैनी रहती। और जिस तालाब की बात बोल रहे हैं, जिस तालाब से ये पूरा आबादी यहाँ पर था, वो यहाँ पर ये तालाब पीछे में था, यही पानी का स्रोत। जो दरबारी इतिहासकार बताते हैं कि यही तालाब जो है वो सूख गया जिसके वजह से राजधानी खत्म हो गई और आज तक यहाँ पानी नहीं। तो एक तो बाउंड्री ये हो गई, ठीक है। दूसरा ये वाला आपका है, तीसरा में बाउंड्री के अधीन ये सब है, ठीक है। और चौथा में जामा मस्जिद का ये इलाका है। बात समझ आई? तो ये पूरा फतेहपुर सीकरी का आपको कम से कम, हाँ इसमें एक बता दें कि यहाँ जाने के लिए जो है मतलब ये जो मेन बिल्डिंग है, तो यहाँ पर हमने बताया कि ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं, बुलंद दरवाजा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा गेट बना हुआ है। तो असल प्रवेश द्वार यही है। यहाँ पर प्रवेश द्वार से जामा मस्जिद भी आया जा सकता है, राज परिवार के लोग इधर भी जा सकते हैं। और जब दीवाने आम की बैठक होती थी तब इस गेट का इस्तेमाल होता था। इस तरीके से कुल 9 गेट थे इसमें। कितने? 9 दरवाजा था, एक दरवाजा नहीं था।
तो 9 दरवाजा का मतलब क्या हुआ कि एक दरवाजा तो ये हो गया, एक दरवाजा यहाँ हो गया, एक दरवाजा ये हो गया, एक दरवाजा ये हो गया, इसके अतिरिक्त भी इस साइड से और इस साइड से दरवाजे बने हुए। तो ये पूरा एक 1.5 किलोमीटर का कैंपस है फतेहपुर से, जिसमें आपको दिन भर पैदल घूमने में लग जाएगा, तब आप सारी चीजों को देख पाए। हम समझते हैं कि आपको समझाने में पूरी तरीके से सफल हो, एकदम हूबहू यही आकृति है। ऐसे आप चाहिए तो नेट पर फोटोग्राफ्स के माध्यम से उसके सारे चीज को देख सकते हैं। अब अभी मत खोलिए, मेरा खत्म हो जाएगा, घर में जाकर खोलिएगा उसको, ठीक है ना। बोलने का मतलब ही नहीं कि मेरा ही रोजी रोटी पर आप लोग हमला कर दीजिए, ठीक है। तो घर पर जाके आराम से पूरा आपको स्नैप मिलेगा उसका, जितना बिल्डिंग अभी पढ़ा रहे हैं वो सारी बिल्डिंगों का विवरण मिलेगा। क्लियर? आप समझे? अब देखिए साहब, अब बारी बारी से हम सारे भवनों का जो है आपको विवरण देंगे। तो ये तो फतेहपुर सीकरी एक इकाई हो गई। इस इकाई में बहुत सारी उप इकाइयां थी जिसका हमने बोला। तो असल आज के क्लास में हम लोग को वही पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें हम रोमन में 1-2 लिख रहे हैं ताकि आप समझ जाइए कि इसके अधीन फतेहपुर सीकरी के अधीन जो इमारतें हैं वो हुआ दीवाने आम। दीवाने ये दीवाने आम वास्तव में था क्या? तो ये एक्चुअली में एक आयताकार प्रांगण था, आयताकार प्रांगण। इस आयताकार प्रांगण के चारों ओर, एक ओर नहीं चारों ओर, आगे छज्जा निकला हुआ है। और इस छज्जे के नीचे ऊंची चौकी होती है, ठीक है। और पश्चिम की ओर जो था पश्चिम दिशा में अकबर का सिंहासन था। प्लस मंत्रियों का आसन था। और बाकी 3 ओर जो था मनसबदार बैठते थे। अगर आकृति देख बना करके पूछते हैं अगर आप हमसे, तो हम इसको इस तरह से कुछ आकृति बना सकते हैं। अभी जो मैप दिखाया, उस मैप के आधार पर हम सिर्फ दीवाने आम को एलोबरेट कर रहे हैं। क्या चीज? दीवाने आम। ये बाहरी दरवाजा था। ये क्या था? बाहरी दरवाजा। यानी सामंत लोग जो मनसबदार लोग जो आते थे वो इस बाहरी दरवाजा से आते थे। और ये जो था वो आंतरिक दरवाजा है, यानी महल के अंदर से जिसको जाना होता था तो वो इस दरवाजे का इस्तेमाल करता था। ये अकबर खुद जाता था इससे, या अन्य मंत्री होते थे वो, या बहुत सारे सेवक हों जो सामान देने के लिए जा रहे हैं, या
सिपाही हों जो खड़े होने के लिए, वो सब इधर से जाते थे। अब देखिए आकृति कैसी थी वो आपको देख, ये यहाँ से यहाँ तक चौकी बना हुआ था, यहाँ पर अकबर का सिंहासन होता था, इधर चौकी बना हुआ था, इधर चौकी बना हुआ था, और इस साइड में भी चौकी बना हुआ था। ये सब में छज्जे निकले हुए, छज्जे समझ रहे हैं ना? ये नीचे में आदमी के बैठने का जगह है, और ऊपर में माने बालकोनी के तरह की आकृति। क्या बालकोनी देखते हैं घर में, तो चारों ओर एक तरह से आप कह लीजिए कि बालकोनी के तरह की आकृति थी। ठीक है, बढ़िया से समझ रहे हैं? अब देखिए साहब, और ये प्रांगण था, मतलब मैदान। यहां पर जो आकृति थी वो काफी आकर्षक दिखाई पड़ती है। अकबर जहां पर बैठता था तो उसके दाएं साइड, बाएं साइड और आगे जाली लगी होती थी। वो जाली लाल पत्थर की है, सफेद संगमरमर की नहीं है। वो जाली क्यों रहती थी कि हरखा बाई भी साथ में बैठती थी, तो हरखा बाई को कोई देखे नहीं, वो भी शासन कार्य में भाग ले, तो इसके लिए जाली का इस्तेमाल किया गया था। और उसके दाहिने साइड वजीर बैठता था, और बाएं साइड जो कारखाने का अधीक्षक होता था वो बैठता था। तो वजीर और कारखाने का अधीक्षक के भी छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो अन्य लोग अधिकारी या मंत्री थे वो सब ओपन में रहते थे। और हर जगह का मनसबदार था। कुछ मनसबदार ऐसे थे जो दरबार में ही रहते थे, कुछ मनसबदार ऐसे थे जो इलाके में नियुक्त थे। तो जिसका दरबार लगता था तो हर का यहाँ सीट बना हुआ है मनसबदारों, वहां आके बैठ जाते थे। और यही नहीं, जो बालकोनी था वो बालकोनी के पीछे कमरे भी बने हुए थे या बने हुए हैं। तो हर कमरे में मनसबदार का अपना दफ्तर होता था जिसमें कागज पत्तर रखे जाते थे। और अगर कह लीजिए कि अकबर का जो कार्यालय था, जिसको आज के हिसाब से सेक्रेटेरिएट कह सकते हैं, तो दीवाने आम में एक कमरा बना हुआ था जो जिसमें सारे मुगल कागजात रखे जाते थे। तो एक प्रकार से अकबर का ये सचिवालय भी था। ठीक है, ये सामने का जो पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आम जनता बैठी रहती थी, और वो भी जो है राजा से कोई सवाल करती थी। तो इसमें मंत्री, आम जनता, अधिकारी और विदेश से जो लोग आते थे, यानी विदेशी व्यक्ति, राजदूत, वो सब की मुलाकात अकबर की यही होती थी। यानी एक तरह से कहिए कि अकबर का कार्यालय था दीवाने। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें एक बात और बताना चाहते हैं कि जिस दिशा में अकबर बैठा अपना सिंहासन लगाया था, पश्चिम की दिशा, तो ये किबला का दिशा है। तो उससे क्या परिणत हो कि अकबर अपने अंदर जो है वो ईश्वरत्व स्थापित करना चाहता, यानी अध्यात्म यहाँ पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसने स्वयं को फर्रे-इज़्दी कहा था। याद है? फर्रे-इज़्दी का अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर का प्रकाश। तो जो स्थिति ब्रह्मांड में, आसमान में ईश्वर की है, वही इस धरती पर स्थान किसका है? तो सम्राट का है, बादशाह का है। और सम्राट कौन है? तो हम हैं। तो किबला के तरफ अपना जो सिंहासन लगाना, वो आध्यात्मिकता का या फर्रे-इज़्दी का पहचान है, और उसी के आधार पर जो है इसने ऐसा किया। क्लियर? अब देखिए आगे जो है वो है दीवाने खास। दूसरा जो इमारत है वो है दीवाने खास। दीवाने खास क्या है साहब? तो यह एक 47 फीट, ये आयताकार नहीं है, ये घनाकार है, क्यूबिक में बना हुआ एक घनाकार भवन है। ठीक है, और इस घनाकार भवन से
में बीच में एक स्तंभ है। स्तंभ का अर्थ हुआ पिलर, ठीक है ना। और ये स्तंभ जो है नीचे में पतला और ऊपर में मोटा है, या ऊपर में चौड़ा है क्या, ठीक है। ये जो ऊपरी भाग इसका चौड़ा है, इसके मध्य में ऊपर में एक कुर्सी है, ठीक है। और इस चौड़े भाग से 4 पुल बने हुए हैं। कितने? 4 पुल। और 4 पुल का जुड़ाव जो है वो किससे है? तो 4 पुल का जुड़ाव दीवार से, जो घनाकार आकृति की दीवार बनी हुई है उससे है। और इस दीवार पर जो है वो 4 कुर्सियां बनी हुई, ठीक है। और फिर दीवार से ही नीचे उतरने की सीढ़ी, नीचे उतरने की सीढ़ी। अगर इसको आकृति के रूप में देखें तो समय लगेगा, मेरे ख्याल से जो लिखे हैं आप समझ गए होंगे। यही जो दीवाने खास था अकबर का, यही इसका इबादत खाना था। यहीं से उसने दीन इलाही की घोषणा की। और इसी के निकट उसका कोषागार बना हुआ था। कोषागार में ट्रेजरी पैसा रहता था। और प्लस ज्योतिषी की बैठक। मुगल लोग ज्योतिषी पर भी यकीन करते थे। कोई भी युद्ध हो या कोई भी घटना हो तो उसको पहले दिखला देते थे ज्योतिषियों से कि यह शुभ है अशुभ है, यह कब किया जाए। तो इसके लिए बजाते तौर पे वहां ज्योतिषी की बैठक का एक स्थल था जहां ज्योतिषी रहा करते थे। सबसे सुंदर इमारत आपको दिखाई पड़ेगा तो वो खास इमारत। इसकी कुछ विशेषताएं हम आपको बताना चाहते हैं कि ये टॉप सेक्रेट प्लेस है। किस तकनीक से बना है मुन्ना भाई हम नहीं जानते, लेकिन जो देखने में आता है कि मोटी दीवार में सीढ़ियां अंदर से बनी हुई है। आप सीढ़ियां पर चढ़ करके ऊपर जाएंगे और जाके 5 आदमी जाइए, एक आदमी अकबर बन जाइए, एक आदमी बिरबल बन जाइए, एक आदमी मान सिंह बन जाइए, एक आदमी आसफ खां बन जाइए और सब चेयर पर बैठ जाइए। सब चेयर जो बना हुआ है वो पत्थर का चेयर बना हुआ है। और एक आदमी को नीचे रखिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं तुम सुनते हो कि नहीं। तो आप लोग जोर जोर से बात कीजिए, ये नहीं कि कुछ पुछा करके। नीचे वाला जो आपका मित्र खड़ा होगा वो नहीं सुने। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता। तो गुप्त मंत्रणा का ये जगह था और यही इसका इबादत खाना था। जो धर्माचार्यों से बात करता था, जहां खूब लड़ाई और धक्का मुक्की होती थी, वो इसी बिल्डिंग में होती थी। इसलिए अकबर का दीवाने खास ही इबादत खाना था। अब इसका जो स्तंभ है, पिलर, ये बौद्ध आर्किटेक्ट है। इसको कन्हेरी से लिया गया है। कन्हेरी की गुफा में महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो वहां इसी प्रकार का पिलर बना हुआ है जो नीचे से जो है वो ऊपर जाके चौड़ा हो गया। तो ये तो बौद्ध स्थापत्य है। लेकिन ऊपर में जो मुख्य सिंहासन है जो 4 मिलता है, उसको आप देखिएगा तो कमल की तरह दिखाई पड़ेगा। तो ये हिंदू आर्किटेक्ट। और बाकी मेहराब जो है वो इस्लामी आर्किटेक्ट। तो दीवाने खास में हिंदू आर्किटेक्ट, इस्लामी आर्किटेक्ट और बौद्ध आर्किटेक्ट का एक सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। बड़ा आकर्षक है।
हमारी दुआ है कि आप जरूर वहाँ जाइए और एक बार देखिए, क्योंकि ये सब देखने से एक जीवन में नयापन मिलता है कि हमारे देश में कौन कौन सी विरासत है और क्या क्या इतिहास है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मोबाइल में आपका वीडियो भी इस पर बहुत सा मिल जाएगा, टाइप कीजिएगा फतेहपुर सीकरी तो पूरा वीडियो दिखाएगा, सब तो देख लीजिए। लेकिन साक्षात्कार भौतिक रूप से अध्ययन करना एक कुछ अलग मजा है। आपको भी इच्छा करेगी कि हम भी काहे नहीं अभी आज का अकबर बन जाए उतना देखकर। और अगर ताजमहल देखिएगा तो आपको लगेगा कि हम क्यों ना आज का शाहजहां बन जाए, हम भी अपनी महबूबा के लिए कहीं ताजमहल बना दें। एक यूपी में एक आदमी है जो पोस्टल कंपनी में काम करता है, आपको सब पता होगा। तो उनको मिला ये पेंशन का पैसा, तो अपनी बीवी को बड़ी मानते थे, तो उन्होंने एकदम हूबहू ताजमहल बना दिया। लेकिन सब पैसा खत्म हो गया बेचारे का, प्लास्टर नहीं हो पाया, तो इसी पड़ा हुआ। फिर शायद उनका डेथ भी हो गया, विदाउट प्लास्टर जो है उनका ताजमहल रहा। तो ऐसे नहीं है, ताजमहल शाहजहां ने जो प्रतिमान स्थापित की, उस प्रतिमान को वर्तमान समय में बहुत सारे लोग लागू भी कर रहे हैं। आपसे निवेदन यह है कि आप लोग लागू नहीं कीजिएगा, इसलिए कि आप पैसे की बहुत कमी है, मालूम पड़ा कमा धमा के यही काम किए तो बाल बच्चा के लिए कुछ बचाए नहीं। अब लोकतंत्र का युग है, राजतंत्र का नहीं है। राजतंत्र में इस तरह के पैसे बहुत होते हैं, लोकतंत्र में तो भाई जितना मिलता है उतना ही में जिंदगी खत्म हुआ। तो ये दो इमारत। अब देखिए आगे का हम चाहते हैं कि चूंकि बोर्ड पे जगह बहुत कम है और बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, तो हम हेडिंग लिख देते हैं और बाकी को समझा देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो तीसरा इमारत है वो है पंचमहल। उसके बाद तुर्की सुल्तान की कोठी है, चौथी इमारत। तुर्की सुल्तान की कोठी। गौरव देखिए बोर्ड पे, बात मत कीजिए। उसके बाद है पांचवी खास महल। और उसके बाद छठी बीरबल का महल। उसके बाद सातवीं जामा मस्जिद। उसके बाद आठवीं बुलंद दरवाजा। उसके बाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। उसके बाद है इस्लाम खां का मकबरा। और उसके बाद है जोधा भाई का महल। देखिए आप एक बात बोलिएगा, हम वहां पर आते हैं तो बताएंगे आपका कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुआ है। तो इसलिए इतिहास को ठीक से ढंग से पढ़ना चाहिए। फिर हो गया आपको 12 में मरियम की कोठी। मरियम की, और 13 और लास्ट में है नहीं, ठीक है 12 तक। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने देखा कि साहब फतेहपुर सीकरी
सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, नगर का नाम नहीं है, एक भवन का नाम नहीं है, बल्कि फतेहपुर सीकरी भवनों का एक समुच्चय है। और यहाँ पर आपको हम बताते चले कि इतिहास में कोई चीज अनंतिम नहीं होता है, कोई चीज लास्ट नहीं होता है। एक प्रश्न आता है कि क्या शाहजहां के काल को मुगलों का स्वर्ण काल कहा जा सकता है? बहुत पारंपरिक प्रश्न है। तो बहुत दिनों तक ये पढ़ाया जाता रहा कि हाँ, स्थापत्य कला के क्षेत्र में शाहजहां ने जो काम किए हैं उसके वजह से मुगल का जो है वो गोल्डन पीरियड उसको कहा जा सकता है। तो शाहजहां जो मशहूर है वो अपने ताजमहल के लिए, मेरा मानना है। और ताजमहल कोई इसमें दो राय नहीं कि बहुत खूबसूरत, आकर्षित करता है, लेकिन फतेहपुर सीकरी के भी भवन कम आकर्षित नहीं करते, बल्कि तकनीक के दृष्टिकोण से देखा जाए, भव्यता के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो फतेहपुर सीकरी शाहजहां द्वारा निर्मित जो ताजमहल है या लाल किला है उससे ज्यादा श्रेष्ठ आपको दिखाई पड़ेगा। तो भवन निर्माण में ही सिर्फ श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि शाहजहां और अकबर की विचारधारा में भी अगर तुलना कीजिए तो शाहजहां के तुलना में अकबर वैचारिक रूप से ज्यादा उच्च और मजबूत दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि शाहजहां ने सिर्फ अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनाया, उसकी खुशी के लिए ताजमहल बनाया, लेकिन अकबर ने जो भवन बनाए फतेहपुर सीकरी में वो सभी की खुशी के लिए बनाया। उसमें शेख सलीम चिश्ती का भी सम्मान किया। इस्लाम खान ने जो अपनी जान दी उसके मरने के बाद भी उसका मकबरा बना दिया। बीरबल, जिससे वो बहुत खुश रहता था, ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी बोल सकता था, उसको अपने बगल में रखा, घर बनाया। हरखा भाई को जो ले गया तो जोधा भाई की उपाधि दे करके उसके लिए फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ा भवन बनाया। अपने लिए भी उतना बड़ा भवन नहीं बनाया जितनी अपनी पत्नी के लिए बनाया। पंचमहल को ऐसे बनाया कि उसमें उसकी दूसरी पत्नी ऐसी रहती थी कि जाड़े के समय रहने के लिए अलग कमरा था और गर्मी के लिए अलग कमरा था। अगर उत्तर की तरफ वो चली गई तो गर्मी में रह सकती थी, वो दक्षिण की तरफ चली आई तो जाड़े में रह सकती थी। यानी पूरा पंचमहल ही एयर कंडीशन। इसी तरीके से जो तानसेन के लिए जो है वो एक अलग घर बनाया। बिना तानसेन के रात से अकबर की शाम नहीं होती। इसी प्रकार से जितने भवने हैं उसमें सबों में जो है वो हिंदू, बौद्ध, इस्लामी आर्किटेक्ट का समन्वय किया। इसलिए आवश्यकता है कि अब अनुसंधान करके ये प्रमाणित किया जाए कि स्थापत्य के क्षेत्र में भी जो है वो शाहजहां से ज्यादा श्रेष्ठ अकबर था। संगमरमर के प्रयोग कर लेने से हम उसको श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, क्योंकि शाहजहां से पहले भी एक पूरी की पूरी इमारत बनी थी संगमरमर का। और इमारत किसने बनवाई थी? तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता इत्मादुद्दौला के, और वो भी कम आकर्षक और खूबसूरत नहीं है। तो इतिहास की एक विडंबना है कि प्रेमाभाव में बह करके, पत्नी प्रेम में बह करके कहीं हम इतिहास के साथ तो अन्याय नहीं कर रहे। कितना सुंदर कोर्स। चलिए दुआ है हमारी कि यूपीएससी आपसे यही सवाल कर दे कि पत्नी प्रेम में आकर के कहीं हम इतिहास के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा है। लिख लीजिए कल का एक क्वेश्चन और इसको एक्सप्लेन करके मुन्ना भाई सबको, ठीक है? आपको ये क्वेश्चन एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? हमने तो आपको तर्क दिया ना भाई कि शासक सिर्फ पत्नी प्रेम नहीं कर सकता, तो एक पक्ष है। शासक को सबको देखना चाहिए। तो अकबर उस हिसाब से शाहजहां से ज्यादा ना ग्रेट था
कि उसने अपने स्थापत्य के क्षेत्र में जो है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं देखा बनाने में, बल्कि सभी को सम्मिलित किया। तो इस बात को साबित करना है आपको कि शासक को पत्नी प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए। क्या कुछ लिखवाए थे? बिल्कुल लिखा भी नहीं। अरे तुम लिखा क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, लास्ट में फिर सोच के लिखवाए। ये पढ़ाते पढ़ाते इस तरह का क्वेश्चन जो है राइज होता है। अब देखिए ये सब जितने भी आपके बिल्डिंग्स हैं जो हमने बताया, ये सब का डिटेल्स आपको यहाँ मटेरियल्स में लिखा हुआ है। जो मटेरियल्स में बातें लिखी हुई हैं वही सब बातें आपको जाननी समझनी है। जो मूल भाव था वो हमने आपको बता दिया। अब अगला जो कल का क्लास होगा उसका अंतिम क्लास होगा हम लोगों का, और जिसमें हम लोग जहांगीर और शाहजहां कालीन जो स्थापत्य है उसको कल के क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।